formal introduction of HRM. Since this is HR workshop, I would give you, by the end of this workshop, I want you, irrespective of which trade you're going to choose further, you should have a view or an overview of how HR department of an organization functions. What are Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What are the roles and responsibilities of people belonging to HR? And which are the new trends in the market, especially after this pandemic thing that has brought about a rapid change in the practices of HR. We'll start with the formal introduction of HRM. Now, human resource management, right? This is your topic, human resource management. Can you tell me what are the factors of production? Ma'am, land, labor, capital, entrepreneur. Entrepreneur. Factors of production का मतलब क्या होता है? क्या हुआ ये जो तुमने चारों बताया, इसका क्या मतलब हुआ? मैम ये चारों रिसोर्स हैं. These four are the inputs. These four are the inputs that you put in business to obtain goods and services. जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुमने बताए उसमें से एक फैक्टर लेबर भी बोला, right? Land, labor, capital and entrepreneurship. Now when you speak about labor, this is probably the only factor of production whose value appreciates with time. Why? आज तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन चल रही है, तुम उसको अगर 5 साल यूज करने के बाद बेचते हो, सॉरी नॉट 5 साल, 10 साल यूज करने के बाद बेचते हो, क्या तुम उसको एज इट इज बेचते हो या उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. व्हाट इज डिप्रिसिएशन? वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी. बट यू टेल मी दैट if you plan to work after BBM, okay, suppose you go into market and you plan to work somewhere, you joined an organization. किसी organization में the way you are going to be treated when you are fresher and the way you will be treated when you will be experienced for 3 years, will that be same? Same होगा क्या? No मैम. क्यों? क्यों सेम नहीं होगा? आपके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा क्या? बताइए बताइए, ये सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वैसे डिस्कस कीजिए. डोंट बी अ पैसिव लिसनर. अभी मशीन का एग्जांपल तुम लोग खुद दिए कि अगर मशीन मैम 10 साल के बाद बेचेंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कट करके तब हम बेच पाएंगे. आप अगर एज अ फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और 3 साल के बाद जो आपकी वैल्यू होगी वो डिप्रिशिएट करेगी कि एप्रिशिएट करेगी? डिप्रिशिएट करेगी. डेप्रिशिएट करेगी मैम. डेप्रिशिएट कर, एक मिनट, मतलब मैम डिक्रीज करना. कौशल क्या बोल रहा है? आगे की ओर बढ़ेगी. ठीक है, चलो एप्रिशिएट करेगी. दिस इज व्हाट वी कैन थिंक. क्यों एप्रिशिएट करेगी? बिकॉज मैम एक्सपीरियंस हो जाएगा, जहाँ पे काम कम हो रहा था वहाँ पे ज्यादा होने लगेगा. एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा ज्यादा, नॉलेज होगा ज्यादा. मे बी यू आर ट्रेन्ड, यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड. तुम अपने काम को किसी फ्रेशर से ज्यादा बेहतर तरीके से जानोगे, राइट? इसीलिए आज की डेट में ये बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, जैसे तुम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं उनका एग्जांपल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो बिग 4 कंपनीज की हम बात करते हैं जैसे डेलॉइट है, और भी जितनी कंपनीज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकिन्सी है, ये सारी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है. और इसका एक एक आदमी इतना कॉम्पिटेंट, इतना स्किल्ड, इतना एड्रॉइट है. दे हायर द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड.
Why? Because they firmly believe कि हर एक आदमी उसकी efficiency में contribute करता है. This is the importance of manpower. अब ये कंपनीज ये भी तो सोच सकती हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम लोगों पे इतना खर्च करने और लोगों को इतना सैलरी देने या बेस्ट लोगों को लेने के बदले बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं. क्या उससे वो सेम एफिशिएंसी डिलीवर कर पाएंगे? नहीं डिलीवर कर सकते हैं. ये बोला जाता है कि इफ यू हैव द सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, अगर ए के पास सेम अमाउंट ऑफ लैंड है, सेम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सेम अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, सेम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट है, मशीनरी है, और बी के पास भी दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो होगा ये कि जिसका मैन पावर ज्यादा स्किल्ड है, जिसका मैन पावर ज्यादा इक्विप्ड है, जिसका मैन पावर ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो कंपनी फर्दर आगे बढ़ेगी. वो कंपनी की एफिशिएंसी जो अगली कंपनी XYZ कंपनी है उससे बेटर होगी. ठीक है? So it is rightly said that given the same set of production, a company with a better manpower will deliver more efficiency than any other company. Understood? Now, अब हम बात करेंगे, देखो इस तरीके की जो कंपनीज होती है ना, जैसे मैकिंसी है, डेलॉयट है, ये सब बेस्ट लोगों को हायर करती है. इसीलिए और बेस्ट लोगों को हायर करके इनकी HR पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है. अगर आप देखेंगे तो ये अपने लोगों को बहुत टाइप की फैसिलिटी देती है जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देती हैं. उसका रीजन यही है कि ये बिलीव करते हैं कि व्हेन दे हैव हायर्ड द बेस्ट पीपल दे शुड मेक एवरी एफर्ट टू रिटेन देम आल्सो. क्योंकि कंपनी छोड़ के जाना या लेबर टर्नओवर ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए एक लिमिट से ज्यादा अच्छा नहीं होता है. ओके, अब लिखो HRM का डेफिनेशन लिखो. अच्छा, HRM का डेफिनेशन लिखने से पहले एक बात डिस्कस करो. यहाँ जब हम बात करते हैं ह्यूमन की, देखो इस क्लास में जब भी ह्यूमन बोलेंगे या लेबर बोलेंगे या मैन पावर बोलेंगे तो इसका मतलब सेम ही होगा, मैन पावर से ही है इसका. ठीक है, देखो लास्ट ईयर का ये डेटा है कि कोल इंडिया लिमिटेड विच इज अ महारत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it has 8 subsidiaries in India and 1 subsidiary in Africa. This has over 2,72,000 lump sum 3.5 लाख मान लो, 3.5 लाख एम्प्लॉइज इसके पास है, एग्जैक्टली 2072 के आसपास है. तो इमेजिन दिस ऑर्गेनाइजेशन is not just the biggest coal mining company in India, but this is the biggest coal mining company in the entire world. India का 80% coal production इसी कंपनी से आता है. बाकी जो 20% है वो जो चुटपुट कंपनीज है वो करती है, जैसे नेवेली लिग्नाइट है और भी कोल माइनिंग कंपनी है. आप सोच सकते हैं कि 3.5 लाख एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, क्या उस मैन पावर की इफिशिएंट हायरिंग, उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के बाद उस मैन पावर को मेंटेन करना, और उसको मेंटेन करना मतलब हम बताएंगे अभी आगे. ठीक है, सिर्फ हायर कर लेने से काम नहीं होता है. जो ऑर्गेनाइजेशंस ये समझती हैं कि उसके मैन पावर उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उनको कितना नुकसान होता है, फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस their HR policy is also very important. Now, हम लोग अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि LPG आप लोग समझते हैं? यस मैम. यस मैम. पढ़े थे तुम लोग, और थोड़ा बहुत LPG का डिस्क्रिप्शन नेहा मैम के सब्स्टिट्यूशन क्लास में हम भी दिए थे आप लोगों को, रिमेम्बर? वो हम लोग एक बार फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार हम फोकस HR पे रखेंगे. ठीक है, जनरल बिजनेस पे नहीं, HR पे फोकस करेंगे कि LPG एरा के बाद HR का प्रैक्टिसेस कैसे बदला. नाउ जब हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन तो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों रूप में काम कर रहे हैं.
The first form in which that person works is individual. ठीक है, जैसे for example I say that Aparna is a girl of BBM 444. Aparna is an individual जब हम यहाँ की बात करेंगे, लेकिन जब हम ये बोलेंगे BBM 444, उसमें अपर्णा किस में चली जाएगी? I'm not talking about Aparna as an individual. I will talk about Aparna in a group, Aparna in a team. इसीलिए जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो हम दोनों फोकस लेके चलेंगे, उसका इंडिविजुअल बिहेवियर भी और उसका ग्रुप बिहेवियर भी. Nowadays, organizations have focused more on your behavior as a group. जैसे जैसे ये वर्कशॉप बढ़ेगा, तुमको ये पता चलेगा कि तुम्हारी बिहेवियर का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है अभी के ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि आप सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे होते. आपका बिहेवियर सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन में, दिस विल इम्पैक्ट योर टीम एज अ होल. क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो ज्यादातर टीम में, कोई भी प्रोजेक्ट सुने हो किसी एक आदमी को ही दिया गया हो, प्रोजेक्ट में एक टीम जब बनती है, जब टीम बनती है उसमें 7-8 लोग लगभग काम करते हैं. और अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि तुम टीम में सरवाइव नहीं कर सकते हो, अकेले तो बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन जब तुमको टीम में डाला जाता है then your behavior is very rigid. You do not comply with the social norms, you do not comply with the group norms. तो ये एक प्रॉब्लम है. इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइम टू टाइम बिहेवियर ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करता है, आपके भी इंपॉर्टेंस को फोकस करता है कि आपका एज अ टीम वैल्यू क्या होगा. ठीक है, सो write down the definition of HRM. We'll start the class with the definition. HRM can be defined as a process of procuring developing. मैम प्रोसेस के बाद क्या बोलूं? प्रोक्योर करना, लाना, PROCURING, प्रोक्योरिंग, जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, ठीक है, वो the process of procuring, developing and maintaining competent HR in the organization so that the goals of the organization are achieved. Competent HR in the organization so that the goals of the organization are achieved in more efficient and effective manner. मैम मोर के बाद क्या बोले? More than नहीं, more efficient and effective manner. It is the art of managing people at work मैम टीच के बाद it is the art of सिग्नल में प्रॉब्लम है क्या? यस मैम, आवाज कट के. यस मैम. It is the art of
managing people at work so that they give their best for achieving organizational goal together with the individual goals. ठीक है, ये डेफिनेशन तुमको ये देख के ऐसा लगेगा कि तुमको समझ में आ गया, या इसमें समझने वाली और कोई बात नहीं है, बट इस डेफिनेशन में 4-5 वर्ड ऐसे हैं जो पूरा का पूरा एक क्लास का लेक्चर है। जैसे डेवलपिंग, जो तुमने लिखा, डेवलपिंग, प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एचआर, जो हम सब्सीक्वेंट क्लासेस में तुमको बताते जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप यू विल बी एबल टू define this HRM thing with full confidence. अभी ये लिखे हो 2-4 वर्ड्स हैं जो कि हम लोग बहुत रिपीटेडली क्लास में यूज करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट ऐसे अदरवाइज भी, क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो क्लियर होना चाहिए। कौन बताएगा हमको इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? ये वर्ड तो तुम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो ना। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हो? क्या होता है दोनों में डिफरेंस? Who will say first? देखो, मेरे लिए अटेंडेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। संदीप, कौशल एंड सूरज have only switched on their cameras. The rest have logged in and are sleeping. So you keep sleeping. ये अटेंडेंस हम इन्हीं तीनों का बनाएंगे। आंचल, हाँ बोलो आंचल। इफिशिएंट का मतलब हो गया कि कैपेबल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका रिजल्ट, जो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट। और इफेक्टिव का मीनिंग हो गया कि जो भी हमको प्रोडक्ट से मतलब वांट चाहिए वो मिले। नहीं, अब पढ़ना। देखो रिजल्ट्स, देखो ये कितना बेसिक टर्म है ना। कम से कम 100 बार तुम लोग तो जरूर अभी तक सुन चुके होंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक में हर सब्जेक्ट में पढ़ते हुए ये चीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भर भर के लिखा हुआ है, एचआर में भर के लिखा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव, एफिशिएंट, प्रोडक्टिविटी, ये सब का क्या मतलब होता है। आई अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सुनो, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। ये इस बार हम बता रहे हैं क्योंकि क्लास में बार बार यूज करेंगे और आपको तब तक मतलब समझ में नहीं आएगा जब तक इसका लिटरल मतलब नहीं समझोगे। सपोज करो कि देखो, जब 12th पास किए थे तुम लोग और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, तो तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होगा बीबीएम करने के अलावा, या फिर ऑप्शंस होगा का मतलब कि ऑप्शन सोचे तो जरूर होंगे। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आईए किए होंगे, उनको लगा होगा, थोड़ा स्पेक्यूलेशन होगा मन में कि मैनेजमेंट बीबीएम क्या कोर्स होता है, नहीं होता है, बीए में एडमिशन ले लेते हैं, कंपटीशन का तैयारी करेंगे, बैंकिंग का तैयारी करेंगे। ये एक एंगल है सोचने का। जिसने कोई जिसको मालूम होगा बीबीएम कोर्स के बारे में, उसने सोचा होगा इसके बाद एमबीए कर लेंगे। अभी आप लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे कि हायर स्टडीज करेंगे, इसमें एमबीए कर लेंगे। जो आईकॉम किया होगा उसको बीकॉम करने का मन होगा, बीबीएम, बीकॉम, बीबीए, ये सब चीजों में ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमने बीबीएम चुना, ठीक है। यही सोच के चुना होगा ना कि ये शायद बाकी ऑप्शंस से बेस्ट है तुम्हारे लिए, यही सोच के चुना होगा। Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डिसीजन, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग। यानी तुमने सारे ऑप्शंस तराश लिए और तुमको एट द एंड ऑफ द डे ये लगा
कि बीबीएम करना तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो ये हुआ इफेक्टिव डिसीजन। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग। लिख लो कॉपी में कहीं पे, भूलोगे नहीं, कभी रिवाइज करना हुआ तो कर लेना। इफेक्टिव एफिशिएंट एक ही टर्म नहीं होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग। अब देखो, ठीक है, तुमने ये बीबीएम का कोर्स चुन लिया, एडमिशन ले लिया, सीमेज कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब अगर हम तुमको तुम्हारे एंगल से समझाएं, तुमने ये सोच करके एडमिशन लिया कि ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम क्लास ही नहीं करते हो, ठीक है, तुम कॉलेज नहीं आते हो, तुम वक्त पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो, तुमको लगता है कि टेस्ट में अगर थोड़ा मार्क्स कम भी दिया जाए तो कोई बात नहीं है, तुम बीबीएम के आगे एक्चुअल जो फाइनल डेस्टिनेशन पे इस कोर्स को पहुंचाने में जो लेबर लगाना है तुमको, ऐसा तो नहीं कि कोर्स कर लेने से तुम बहुत अच्छा कुछ कर लोगे। तुमको तुम्हारा कोई गोल सेट होगा दिमाग में, वो गोल तक अचीव करना है बीबीएम करके, तो तुम उन चीजों पे काम नहीं कर रहे हो। दैट इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम क्लास बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुमने एक इफेक्टिव डिसीजन लिया कि बीबीएम करना है, इसके बाद तुम बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हो, तुमको कोई डाउट होता है तो तुम टीचर से क्लैरिफाई करते हो, क्लास में जितनी पढ़ाई होती है वो होती है, उसके बाद तुम अपनी भी पढ़ाई करते हो, उसको 10 एंगल से निकाल के सोचते हो, समझते हो कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि क्लास तो लिमिटेड है, तुम अपनी इफिशिएंसी उसमें डाल रहे हो। इसको कहते हैं इफिशिएंट होना, यानी एक इफेक्टिव डिसीजन लेके उसको बहुत अच्छे से करने को कहते हैं इफिशिएंसी। तो अगर हम ये बोलेंगे कि इफेक्टिव इज डूइंग द राइट थिंग, देन इफिशिएंट इज डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, लिख लीजिए उसको, डूइंग थिंग्स राइट। ये समझ में आया या फिर किसी और एग्जाम्पल से समझाएं? और कोई एग्जाम्पल चाहिए? आ गया मैम समझ में। आ गया ना? मैम एक और समझा दीजिए एग्जाम्पल लेकर। अच्छा, कौन बोला? सतीश बोला ना? यस मैम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया समझते हो? यस यस मैम। मैम। ये तो पाटलिपुत्रा बहुत ही छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे एक्चुअल इंडस्ट्रियल एरिया जब जाओगे ना, जैसे कि हिमाचल में सोलन डिस्ट्रिक्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बद्दी एक जगह है जो कि प्रॉपर हिमाचल प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन है। वहाँ वो वन ऑफ द लार्जेस्ट हब ऑफ इंडस्ट्रीज है पूरे एशिया में। तो वहाँ बहुत सारी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड कंपनीज काम करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई घर वर नहीं होता है इंडस्ट्रियल जोन में, वो पूरा एक एरिया होता है, वहाँ पे हाईवे जैसा ही होता है और अलग अलग जगह पे ढेर सारी बड़ी छोटी सब कंपनीज होती है। से फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना ट्रांसपोर्ट चलाती है, ठीक, और वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में घर तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो ज्यादातर कंपनीज अपना ट्रांसपोर्ट देती है लोगों को कलेक्ट करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए। मान लो एक कंपनी एबीसी है जिसके पास बस भी है और कार भी है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, वो एक जगह से अपने लोगों को पिक करती है, वो जगह से 4 लोग आते हैं, सिर्फ 4 लोग एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, 4 लोग आते हैं, और वो कंपनी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है वो जगह, और वहां से 4 लोग ही आते हैं, रास्ते में कोई पिकअप नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है। तो तुमको क्या लगता है कि उन 4 लोगों के लिए कंपनी को क्या चलाना चाहिए, बस या कार? कार मैम। कार। कार मैम। कार मैम। मैम सतीश? मैम बस चलाना चाहिए। कार मैम कार। कार इसीलिए ही पूछे हम, देखो, बोल- अच्छा ठीक है, तो बाकी लोग जो कार कह रहे हैं वो आप रुकिए, सतीश से उसका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेने दो। कार बस चलाना चाहिए, अब जस्टिफाई करो क्यों, बताओ। कार बोले, कार चलाना चाहिए, नहीं बस नहीं से तो ज्यादा फिर नहीं नहीं नहीं, तुम कार नहीं बोले, तुम मैम बस बोले। हम बस बोले हैं, राजू। राजू, अच्छा, सतीश कार बोला, राजू तो तुम बताओ मैम, फिर। क्योंकि बस चलाने से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, स्पेंड तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा मैम नहीं? भी
ज्यादा हो जाएगा। मैम बस में ज्यादा लोग जा सकते हैं और ज्यादा लोग कार की में बात उतना। कहाँ हो रही है? तुम लोग तो क्वेश्चन ही नहीं सुनते हो ठीक से, यही इंटरव्यू में भी करते हो। चार अपने अपने दिमाग में कोई आंसर है और वो कुछ भी पूछ रहा है, जैसे मैम इंटरनल पेपर लिखते हो। कार चलाना चाहिए मैम। इसमें सवाल कहाँ है इतना? ऑब्वियसली कार चलाना चाहिए। सिर्फ 4 लोग आते हैं कार में, सिर्फ 4 लोग आएंगे और उस 4 लोगों के लिए कार सफिशिएंट है। यहाँ तो तुमने इफेक्टिव डिसीजन ले लिया कि कार या बस में से, तो इफेक्टिव डिसीजन क्या हुआ कि कार चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए बताओ? ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ 4 लोग हैं, बस का डीजल या पेट्रोल का कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बस अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा आएगा, राइट। टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रैफिक का भी इशू होगा जब 4 ही लोग हैं तो, राइट। और इतना फ्यूल वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि कार चलानी चाहिए, तो क्या 15 साल पुरानी कार चलानी चाहिए कंपनी को? द कंपनी शुड मेक वो अ मेरा प्रोविजन कि वो जो कार हो उसका वेयर एंड टेयर प्रॉपर हो, यानी उस कार में किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो। उस कार का जो ड्राइवर, जब हम एक और एफिशिएंसी का एंगल देखोगे तो बहुत एजेड ड्राइवर तुम नहीं प्रेफर करोगे, क्योंकि उसकी साइट में थोड़ा रिफ्लेक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यू विल प्रेफर अ यंग ड्राइवर, यू विल प्रेफर अ ड्राइवर जो उसी रूट पे रहता हो, ताकि उसको उसको भी उसी में निपटाया जा सके। कंपनी एक एक रुपए के लिए सोचती है, ठीक है। जब हम कार का वेयर एंड टेयर, कार के फ्यूल, कार के मेंटेनेंस चीजों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इस इफेक्टिव डिसीजन की इफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। अब समझ में आया? समझ में आया? यस ये होता है डिफरेंस इफेक्टिव और इफिशिएंट में। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, एंड इफिशिएंट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। चलो एक और वर्ड है, उसका मतलब बताओ। प्रोडक्टिविटी 1000 बार सुने होगा कम से कम, तो फर्स्ट ईयर से अभी तक में। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? क्या होता है प्रोडक्टिविटी? देखो ये सब कितना बेसिक टर्म्स है कि नहीं? और अब आप लोग पूरा फर्स्ट ईयर, वो भी फर्स्ट ईयर में दुनिया भर का टाइम लेके फर्स्ट ईयर किए हैं आप लोग, ठीक है, जिस भी वजह से, तो सेकेंड ईयर का हाफ मान लो उसको, और इतनी बार ये वर्ड सुने हैं एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर। यही सब होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल आउटपुट। प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैम उत्पाद बोल सकते हैं। हाँ, उत्पाद बोल सकते हो, प्रोडक्शन। लेकिन इसमें हम एचआर के सेंस में पढ़ाएंगे तो थोड़ा मैन पावर भी तुमको बताएंगे। टोटल प्रोडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स। मैम कोई चीज का प्रोडक्शन करना है, जैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। जैसे आदमी का प्रोडक्शन नहीं होता है, आदमी की प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी। समझे? So productivity can be defined as total output by total workforce. अब देखो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे तुमने ये डेफिनेशन लिखा टोटल आउटपुट बाय टोटल वर्कफोर्स, मान लो 10 लोगों का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। 10 अनस्किल्ड बंदे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो क्या करेंगे? काम कम करेंगे और 10 लोग वही रहेंगे। न्यूमरेटर कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई? घटी की बढ़ी? घट जाएगी। घट गई। और वो 10 लोग अगर स्किल्ड रहेंगे, ट्रेन रहेंगे, डेवलप्ड रहेंगे, तो वो 10 लोग ज्यादा आउटपुट देंगे। यस मैम। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं, बढ़ेगी, इंक्रीज होगा मैम। बढ़ेगी। इसीलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक बंदा कॉम्पिटेंट होता है, स्किल्ड होता है, ट्रेंड होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशिएंसी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा कि कम? ज्यादा होगी मैम, ग्रोथ बढ़ जाएगी मैम। ज्यादा होगी। अब समझ में आया इससे? यस मैम। अब देखो
इसमें ये HRM का डेफिनेशन है ना, ये तुमको भी देख के हम पहले भी बताएं, ये देख के लगेगा कि तुमको मालूम है सब इसके बारे में, सिंपल, बट इट इज नॉट। ये हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ इन द लास्ट लाइन यू हैव रिटन कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लिखे हो कि कॉम्पिटेंट HR क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के। क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है? नो मैम, अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है? जैसे फॉर जैसे एग्जांपल जैसे मैम कोई कंपनी कुछ डेवलप कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा मैम कुछ अलग अलग मतलब लॉन्च एक भी कर रही है मैम, प्रोडक्शन में मैम कुछ अलग कर रही है, कुछ जैसे मैम कुछ सब्जी का कर रही है प्रोडक्शन, तो कुछ मैम कपड़ा का प्रोडक्शन तुम कर अपने रही है। 2 लाइन के सेंटेंस में कुछ अलग करिए, कुछ अलग करिए 5 बार बोलो। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट उसका। और कैपिटल की कैपेसिटी के हिसाब से ये डिपेंड। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन मान लो देखो मैम लेकिन प्रॉफिट अर्न करना। जैसे मैं कार बनाने वाली कंपनी, तो वो अपना कार ही बनाने पे फोकस देगी ना, वो बाइक नहीं, बनाने में कार focus बनाने पे फोकस देंगे, दैट इज फाइन, लेकिन यहाँ बात अलग हो रही है। देखो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि मसाला के मार्केट में आंख बंद करके हम लोग MDH, कैच और एवरेस्ट का मसाला लेते हैं, राइट। इन चीजों में लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है, मुझे जो मसाले का टेस्ट पसंद है हम वही लाएंगे। ये होता है ना सबके यहाँ, आपकी भी मम्मी सेलेक्ट करती होंगी तो वो कहती होंगी स्पेसिफाई करके कि इस यही मसाला लेके आना है। अब मान लो कि बिहार में कोई, पटना में कोई मसाला का बिजनेस करना चाहता है, वो ये जानते हुए बिजनेस करना चाहता है कि मसाला में जिसका पैर जमा है उसको उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके पैरेलल में आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ब्रांड लॉयल हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जल्दी से दूसरी चीजों को खाने पीने के मामले में ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आप देखे होंगे कि एक एक बच्चा ये बिस्किट खाता है तो यही बिस्किट खाएगा। अगली कंपनी को उस अपने बिस्किट को सेल करने के लिए कितने तरीके से एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करना पड़ता है, राइट। किंडर जॉय क्यों बिकता है? सिर्फ उसके टॉय की वजह से, ठीक है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टॉय। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। लेकिन हर कंपनी के पास एडवर्टाइजिंग इज वेरी कॉस्टली बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर कंपनी के पास एडवर्टाइजिंग का इतना पैसा नहीं होता है। कोई छोटी कंपनी जो कि पटना में कोई बिजनेस स्टार्ट की है मसाला की, क्या उसका मोटिव या क्या उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक ही बार मार्केट कैप्चर करना हो सकता है? नहीं होगा। वो शुरू के कुछ सालों में मार्केट में सर्वाइव करने का सोचेगा, सस्टेन करने का सोचेगा, ताकि मार्केट फोर्सेस यानी उसके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स की वजह से वो मार्केट से बाहर ना हो जाए, राइट। समझ रहे हैं आप? जैसे कैच मसाला हमेशा से तो इतना हिट नहीं रहा होगा, कभी तो वो भी स्टार्ट किया होगा, और उस टाइम जो उसकी स्ट्रैटेजी रही होगी, आज उस स्ट्रैटेजी से वो अलग है। Getting my point? So organizational goals अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। किसी छोटी कंपनी के लिए जहां ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो सकता है सर्वाइव करना या सस्टेन करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेज है, उसका प्रोडक्शन और हाई करना, ठीक है, और हाई करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे आप बहुत सारा मॉल वगैरह के बाहर में आप जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि क्लब महिंद्रा, कंट्री क्लब, ये सब जो हॉलिडे वेकेशनिंग कराते हैं, जिनका अपना प्रॉपर्टी रिजॉर्ट्स और ये सब है, वो उन लोगों का ना कूपन बांटते हैं बाहर में। कूपन में वो उन लोगों का कूपन आपको ऐसे ही बोलेंगे कि सर आप अपना फोन नंबर वगैरह दे दीजिए। दे जस्ट डू अ लॉटरी कुछ नहीं करता है ये लोग, ठीक है। दे जस्ट पिक आउट फ्रॉम योर योर इकोनॉमिक वेलबींग कि आपको देंगे तो आप उसका कूपन अवेल कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप उसका कूपन अवेल करिएगा तो आपको इतनी अच्छी सर्विस देगा कि आप दोबारा भी जाइएगा, आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी करिएगा। तो अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग स्टेज पे उसका गोल्स अलग अलग हो सकता है। किसी का सर्वाइविंग हो सकता है, किसी का सस्टेनिंग हो सकता है, किसी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, किसी का प्रॉफिट जनरेशन हो सकता है,
रिलायंस एशिया का रिचेस्ट आदमी है, ओके, उसका ओनर, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज, दैट इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस। किस फील्ड में वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, धीरे धीरे उसने डाइवर्सिफाई शुरू किया, टेलीकम्युनिकेशन में है, पेट्रोलियम में है, पहले वो नॉट रेडीमेड जो फैब्रिक था उसमें विमल का था, उसमें था वो, उसके बाद उसने रिलायंस ट्रेंड में भी स्टार्ट किया तो वुमेन अपैरल से शुरू किया, उसके बाद चाइल्ड का आया, उसके बाद मेल का आया, फिर रिलायंस फुटवेयर आया है ना, फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल आया। इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी इट हैज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइविंग होगा क्या? नहीं ना होगा। और डाइवर्सिफिकेशन और मैक्सिमाइजेशन यही होगा। तो ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, व्हेन इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन। अब आइए इंडिविजुअल गोल पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तुम ज्वाइन करोगे तो चैरिटी के लिए तो काम करते नहीं हो, तुम अपना भी ग्रोथ सीख करोगे, राइट? यू विल ऑल्सो सीक योर ग्रोथ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको स्टैग्नेशन दिखेगा तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ ही दोगे 1-2 साल में। सो इंडिविजुअल ग्रोथ का मतलब यू शुड हैव, इंडिविजुअल गोल्स का मतलब यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग। करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तुमको उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखनी चाहिए। इसीलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो HR पॉलिसी होता है वो एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ साथ अपनी पर्सनल करियर अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं है, क्या तुमको ड्राइव रहेगा वहां काम करने का? नो मैम। नो। सो इसीलिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इंडिविजुअल्स खुश रहें, खुशी से काम करें, दे शुड ऑलवेज align organizational goals with your individual goals। और अभी इतना हड़बड़ाना नहीं है, ये वर्कशॉप चलेगा लंबा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, धीरे धीरे समझना है। ठीक है, डू नॉट गो इनटू रश। कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट आप धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए।